हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, प्रयोगशाला परिचारक के लिए हम लोग फिजिक्स के कुछ बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश जो है वो एक अनुप्रस्थ तरंग है। बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण। अब आइए जान लेते हैं कि ध्रुवीकरण जो है वो होता क्या है। देखिए, एक बात तो आप लोगों को सबसे पहले याद रखना चाहिए कि ध्रुवीकरण को इंग्लिश में हम कहते हैं पोलराइजेशन। क्या कहते हैं? पोलराइजेशन कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट। फिर उसके बाद ये भी याद रखना है कि ध्रुवीकरण की जो घटना होती है वो भौतिकी और रसायन विज्ञान दोनों में प्रयोग होती है, लेकिन इसका जो बेसिकली अर्थ का संदर्भ है वो दोनों में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। जैसे अगर फिजिक्स में हम ध्रुवीकरण को समझे तो याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है या फिर तरंग, उन दोनों में ही एक विशिष्ट दिशा होती है और उस दिशा में गुणों या प्रभाव का जो झुकाव होता है वह क्या कहलाता है? पोलराइजेशन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप लोगों ने ये चीज सुना होगा, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो ये क्या होता है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांस वेव जिसको बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव होती है, लेकिन इसमें मुख्य दो घटक होते हैं, एक विद्युत क्षेत्र के लिए और एक चुंबकीय क्षेत्र के लिए। तो आप लोग अगर समझे पोलराइजेशन को तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा कि पोलराइजेशन जो है वो बेसिकली एक ही दिशा में कंपन करती है, अगर प्रकाश के संदर्भ में देखा जाए तो। अगर इसको दैनिक जीवन के एग्जाम्पल से समझे तो आप लोगों ने सुना होगा पोलराइज्ड सनग्लासेस। आप लोगों ने सुना है? बेसिकली क्या होता है कि जब वो सनग्लासेस हम लगाते हैं तो बेसिकली जो प्रकाश होता है वो एक ही दिशा से उसको पास करते हैं। ठीक है। बाकी को क्या करते हैं? रोक देते हैं, इससे कि जो चकाचौंध होती है, ग्लेयर जो होती है वो कम होती है और देखने में क्या होती है? आसानी होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो चश्मा है वो यहाँ पर पोलराइजर की तरह काम कर रहा है, जो कि बेसिकली क्या कर रहा है? मतलब क्या कर रहा है? वो एक दिशा में प्रकाश को पास कर रहा है और बाकी को रोक दे रहा है। यानी कि प्रकाश को वह एक ही दिशा में कंपन करने दे रहा है, बाकी दिशा में तो कंपन करने नहीं दे रहा है। तो ध्रुवीकरण का काम ही यही है पोलराइजेशन का। वह प्रकाश को क्या करता है? एक ही दिशा में काम करने के लिए जो है वो प्रेरित करता है। ठीक है। देखिए, फिर यहाँ पर विवर्तन लिखा होगा, ये भी जान लेते हैं। मान लीजिए कोई अगला क्वेश्चन आ गया विवर्तन पे, तो आप लोगों को पता होगा तभी सॉल्व कर पाएंगे। आसान भाषा में यदि विवर्तन को समझे तो याद रखिएगा कि जो तरंग होता है यानी वेव, वेव जब रास्ते में रुकावट पाकर अपने आप को मोड़ देती है, जैसे मान लीजिए कि वेव ऐसे चल रही है लेकिन यहाँ रुकावट है, तो क्या कर दी? वो अपने आप को ऐसे इस तरीके से मोड़ ली, तो वह क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन कहलाता है, जिसको बोलते हैं विवर्तन। हिंदी में क्या बोलते हैं? विवर्तन, और इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्रैक्शन। देखिए, साइंस के बहुत से ऐसे टर्म्स होते हैं, ठीक है, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री में, जिसका आप लोगों को इंग्लिश में जो नाम है वो याद होना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है ना, डिफ्रैक्शन जो है वो बिल्कुल इस तरीके से देवनागरी में डिफ्रैक्शन लिख देगा, तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। फिर आगे देखिए, आगे क्या लिखा है। जैसे कि मान लीजिए विवर्तन, विवर्तन में मैंने बताया कि वो प्रकाश की जो लाइट है वो कोई भी अवरोध पाई और मुड़ गई। जैसे एग्जाम्पल के रूप में इसको समझे तो जैसे बंद कमरे में आने वाली आवाज का आपको सुनाई न देना। क्यों सुनाई नहीं दे रही है आवाज आपको? क्योंकि कमरा बंद है ना, आवाज के लिए तो वहां पर विरोध मतलब अवरोध उत्पन्न हो गया है, इस वजह से। अब देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट है एक अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं वो पहले लिख लेते हैं। देखिए, अपवर्तन को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। देखिए, जब कोई भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, मान लीजिए कि ये गैसीय माध्यम है, ये सॉलिड है। ठीक है, ये सॉलिड है और ये गैसीय है। ठीक है, जी लिख देते हैं इसको। अब ये गैस से सॉलिड में जब प्रवेश कर रही है तो उसकी गति और दिशा बदलेगी, तो इस घटना को क्या बोलेंगे? अपवर्तन बोलेंगे। यानी कि जब कोई भी तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी गति और उसकी जो दिशा है वो चेंज होती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। देखिए, प्रकाश जब हवा से पानी या फिर कांच में जाएगा तो उसकी दिशा बदलती है ना? बिल्कुल बदलती है। तो यही क्या है? यही तो रिफ्रैक्शन है। इसके लिए आप लोगों ने बचपन में एक चम्मच वाला एग्जाम्पल पढ़ा होगा, टीचर ने आपको पढ़ाया होगा कि मान लीजिए ये जो है वो ग्लास है और ग्लास में हम लोगों ने क्या किया है? पानी भर लिया है। अब पानी भर लिया है और उसमें एक जो है वो स्पून
जो है वो पानी में हम डालते हैं, ठीक है। अब स्पून आप लोगों को थोड़ा टेढ़ा दिखाई देगा। क्यों टेढ़ा दिखाई देगा? जस्ट बिकॉज ऑफ अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। अब देखिए व्यतिकरण को समझ लेते हैं। तो व्यतिकरण को हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस। बिल्कुल करेक्ट है, इंटरफेरेंस। देखिए जब दो या दो से अधिक तरंगे जो है वो एक ही बिंदु पर आकर क्या होती हैं, मिलती हैं और आपस में क्या कर लेती हैं, संयोजन बनाती हैं या फिर विलोपन करती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए जब दो तरंगे मिलेंगी तो या तो वो एक दूसरे को बढ़ा देंगी या फिर कम कर देंगी, तो उसे क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए साबुन के बुलबुले में आप लोगों ने देखा होगा कुछ रंग बिरंगे ऐसे पैटर्न बनते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जो सीडी होती है या डीवीडी का आप लोगों ने कैसेट देखा होगा, इस तरीके से होता है ना, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से मतलब ऐसे बहुत लाइटनिंग दिखाई देता है, मतलब एक रंगीन सी चमक दिखाई देती है। वो क्यों होता है? वो व्यतिकरण के कारण होता है, क्योंकि वहाँ पर दो तरंगे मिलकर क्या कर रहे हैं, प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं, बेसिकली ये कह सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को समझने में हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि चार बिल्कुल ही डिफरेंट टर्म थे जिनके बारे में मैंने जो लास्ट क्लासेस है उसमें नहीं बताया है, इस वजह से थोड़ी ये लंबी हो गई। आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, इसको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी आपको कुछ ऐसे एक दो क्वेश्चन जो है वो एक्स्ट्रा फैक्ट जो है वो आपके नोट्स में ऐड हो जाएंगे। देखिए प्रकाश के ध्रुवीकरण की प्रघटना से यह निर्णय लेने में सहायता मिली कि प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है, जैसे मैंने बताया था ट्रांसवर्स वेव है। वास्तव में प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन की घटनाओं की खोज से यह तो स्पष्ट हो गया था कि प्रकाश जो है वो तरंग गति यानी वेव मोशन को शो करता है, प्रदर्शित करता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया था कि ये जो वेव मोशन है वो अनुदैर्ध्य है या फिर अनुप्रस्थ है। लेकिन ध्रुवीकरण की जो घटना है पोलराइजेशन की, उससे ये समझ में आ गया कि जो प्रकाश तरंग है, लाइट वेव है, वो ट्रांसवर्स होने की जो बात है वो पूर्णतः उससे सिद्ध हो गई थी। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें, पोलराइजेशन क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव क्या होते हैं, व्यतिकरण क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, ये सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देहली आवृत्ति कैसी होती है, बताइए कैसी होती है देहली आवृत्ति। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है जिसके नीचे वोल्टता के साथ साथ प्रकाश धारा घटती है। फिर लिखा ऑप्शन बी में कि जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता उसे बोलते हैं देहली आवृत्ति। फिर देखिए थर्ड क्या लिखा है, जिसके नीचे प्रकाश की धारा स्थिर होती है, क्या उसे कहते हैं देहली आवृत्ति। या फिर जिसके नीचे वोल्टता के साथ साथ प्रकाश की धारा बढ़ती है उसे कहते हैं देहली आवृत्ति। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देहली आवृत्ति बेसिकली वह आवृत्ति है जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव ही नहीं होता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी भी धातु पर विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे कि एक्सरे आदि अगर पड़ेगी, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा धातु है, ठीक है, ये कोई मेटल है, इस पर एक्सरे किरणें जो है वो पड़ रही है। अब क्या होता है, तो वह धातु उस विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा को अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। मतलब एक्सरे वेव से जो इसको बेसिकली मेटल को एक ऊर्जा मिला, एनर्जी मिला, वो उसको अवशोषित कर लेगी, ऑब्जर्व मतलब बेसिकली ऑब्जर्व कर लेगी। फिर उसके बाद एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगी, उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगेगा, किससे, मेटल से, ठीक है। इस क्रिया को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा। इस क्रिया के लिए एक निश्चित आवृत्ति की आवश्यकता होती है, उसे क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। देखिए किसी भी चीज़ के लिए फ्रिक्वेंसी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, स्पेशली मान लीजिए कि कोई भी एक्सपेरिमेंट आपको जो है वो सक्सेसफुल करना है या फिर कुछ भी, जैसे आपके लाइफ में भी आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग एक दिन पढ़ाई करेंगे तो क्या उससे आप लोगों का जो सक्सेस है वो आप लोगों को मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। उसके लिए आपको दूसरे दिन भी पढ़ना पड़ेगा, तीसरे दिन भी पढ़ना पड़ेगा, चौथे दिन भी पढ़ना पड़ेगा। ऐसे आप लोग कंटिन्यू जो है वो स्टडी करेंगे, तब जाकर कहीं क्या होगा, आप लोगों को सक्सेस मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हर दिन की फ्रिक्वेंसी मिलजुल कर कंक्लूड होकर आप लोगों को रिजल्ट देगी। बिल्कुल वैसे ही किसी भी प्रकार के साइंस के एक्सपेरिमेंट में होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपस में मिलती हैं, जुलती हैं, और उसके बाद जो फ्रिक्वेंसी धीरे 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 एक रिजल्ट को
मतलब एक फ्रीक्वेंसी जो है एक रिजल्ट में कन्वर्ट करती है अपने आप को, ठीक है। बिल्कुल वहाँ पर यही कह रहा है कि जब भी यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सक्सेसफुल करना होता है तो उसके लिए एक बिल्कुल ही सर्टेन फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है, जिसे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, दहली आवृत्ति कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और हम लोगों ने क्या पढ़ा कि दहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? वह आवृत्ति जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है। आगे देखिए, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। आगे देखिए, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन को दर्शाता है? बताइए कौन सा रंग सबसे ज्यादा विचलन दर्शाता है? बैगनी रंग। इतना आपको याद रखना, ये 8th क्लास की बुक में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। याद रखिएगा कि प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश के रंगों में जो बैगनी रंग है, जिसे वॉयलेट कलर बोलते हैं, उसका विचलन सबसे ज़्यादा अधिक होता है, क्योंकि इस रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे कम होता है। यानी कि तरंग दैर्ध्य यानी वेव लेंथ जो है, अगर वेव लेंथ जो है वो कम होता है तो बेसिकली जो विचलन है वो सबसे ज़्यादा होता है। कह सकते हैं कि विचलन और वेव लेंथ जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। इतना आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। फिर देखिए, आगे देखिए, याद रखिएगा कि प्रिज्म में जो अपवर्तनांक है वो बैगनी रंग का ही सबसे ज्यादा होता है, और प्रकाश के किसी भी रंग का विचलन उसके तरंग दैर्ध्य और प्रिज्म में उस रंग के लिए अपवर्तनांक पर ही निर्भर करती है, ठीक है। याद रखिएगा, दोनों को याद रखिएगा। मान लीजिए कि क्वेश्चन ये बना देता है एग्जाम में कि प्रकाश के किसी भी रंग का जो विचलन होता है वो किन कारकों पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए प्रकाश का रंग, ऑप्शन ए उसका तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन बी प्रिज्म के उस रंग के लिए, या फिर उसके अपवर्तनांक के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किसी भी प्रकाश का जो रंग होता है और उसका जो विचलन होता है वो तरंग दैर्ध्य और प्रिज्म के कलर के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भाषण काल किस पर निर्भर करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। आगे देखिए, जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? याद रखिएगा, जो लाल रंग है वो कम उठा हुआ दिखाई देता है। और क्यों लाल रंग सबसे ज्यादा जो है वो कम उठा दिखाई देता है? जैसे मैंने बताया कि बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक है वो सबसे ज्यादा होता है, उसी तरीके से लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, इस वजह से वो सबसे कम उठा हुआ दिखाई देता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है? बताइए, इसको अच्छे से प्रोनाउंस कीजिएगा, थोड़ा अलग है, चाक्षुष, ठीक है। क्यों ऐसा होता है बताइए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो चाक्षुष प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम होती है। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होता है वो, इसे चाक्षुष की जगह पर यहाँ पर प्रकाश सूक्ष्मदर्शी भी लिखा जा सकता था। याद रखना है कि केवल आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, आप लोगों को जो है वो कंफ्यूज करने के लिए जो है लैंग्वेज चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी और प्रकाश सूक्ष्मदर्शी यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि मैं क्वेश्चन को जो है वो थोड़ा आसान कर देती हूँ। क्वेश्चन में लिखा है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है? क्यों देती है? क्योंकि इसमें सूक्ष्म वस्तुओं का जो प्रतिबिंब है वो तीव्र गति करते हुए इलेक्ट्रॉनों की सहायता से बनाया जाता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में जो बेसिकली प्रतिबिंब होता है वो इलेक्ट्रॉनों की सहायता से बनाया जाता है। ऐसे इलेक्ट्रॉनों से बनी तरंग की तरंग दैर्ध्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम होती है, जिसकी वजह से कोशिकाओं आदि के आंतरिक अति सूक्ष्म भागों का भी स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में इलेक्ट्रॉनों का जो त्वरक है, जो त्वरक विभव है, यानी कि एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है, वो बढ़ाकर इनकी गति क्या कर सकती है? बढ़ाई जा सकती है, जिससे कि इनकी जो तरंग दैर्ध्य है उसमें क्या होगा? तरंग दैर्ध्य में जब कमी आएगी तो आवर्धन ज्यादा होगा। ये भी आप लोगों को याद रखना है।
तो इसका मेन रीज़न यहीं पर छिपा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का बेसिकली क्या होता है, तरंग दैर्ध्य कम होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जब तरंग दैर्ध्य कम होगा तो उसका आवर्धन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। आगे देखिए, चाक्षुष प्रदर्श एकक में प्राथमिक रंग होते हैं लाल, हरा और नीला, यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। चाक्षुष प्रदर्श एकक को बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। उसमें क्या होते हैं, प्राइमरी कलर में रेड, ग्रीन और ब्लू। आगे देखिए, ल्यूमेन एकक होता है किस चीज का, तो ज्योति फ्लक्स का। एकक का मतलब होता है इकाई, जिसे आप लोग यूनिट कहते होंगे ना, ऐसा यूनिट, जैसे देखिए यहाँ लिखा है मात्रक भी बोलते हैं उसको। आगे देखिए, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है, तो जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। उस 7 रंगों में है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। आगे देखिए, परमाणु घड़ी जो होती है निम्नलिखित में से किसके ट्रांजिशन पर आधारित होती है, तो सीजियम के। आगे देखिए, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखिए अवतल लेंस से हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, अवतल लेंस जो है वो हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, बताइए। बिल्कुल करेक्ट, आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, आभासी प्रतिबिंब। आगे देखिए, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसी वस्तु का अगर आपको आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो उसके लिए अवतल लेंस का जो है वो प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाएगी, ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। यहाँ साफ साफ लिखा है कि किसी वस्तु का जो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होगा वो सदैव वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी होता है। इसके द्वारा काफी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। आगे देखिए, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आभासी एवं सीधा। फिर देखिए, अवतल लेंस से हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, इस तरीके के क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत कंफ्यूजन। आपको अभी लग रहा होगा कि अच्छा ये तो हम लोगों को पता है कि आभासी प्रतिबिंब हो रहा है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बट जब आप लोग एग्जाम के टाइम में इतना प्रेशर होता है और 4 आप लोग ऑप्शंस देखेंगे ना तो बिल्कुल आप लोग कंफ्यूज होंगे। इसलिए एकदम अच्छे से याद रखना है। इसको आप निमोनिक से भी याद रख सकते हैं, अ फॉर अवतल और अ फॉर आभासी। इतना याद रखेंगे तो थोड़ा ईजी पड़ेगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। याद रखिएगा कि किसी भी वस्तु का उत्तल दर्पण में बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव क्या होता है, उस वस्तु से छोटा होता है और आभासी होता है। देखिए, यहाँ लिखा है कि आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है, तो याद रखिएगा ये होता है उत्तल लेंस। क्या होता है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस है ना, उसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं और आवर्धक लेंस भी कहते हैं, इतना याद रखिएगा। और इंग्लिश में उत्तल लेंस को बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। और अवतल लेंस को बोलते हैं कॉनकेव। इतना भी आप लोगों को याद होना चाहिए, चाहे आप लोग हिंदी मीडियम के ही क्यों ना हो। आगे देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तरंगदैर्ध्य का प्रकाश उस पर गिरे। अगला क्वेश्चन है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का यूज किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है, तो नाभिकीय बल जो होता है वो प्रकृति का सबसे सशक्तिय जो है वो सबसे सशक्त बल है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि वैज्ञानिकों ने प्रकृति में 4 विभिन्न प्रकार के बलों को जो है वो डिफाइन किया है। फर्स्ट है विद्युत चुंबकीय बल, और फिर है सशक्त नाभिकीय बल, फिर है दुर्बल नाभिकीय बल, और फिर है गुरुत्वीय बल। याद रखिएगा, लेकिन जो सशक्त नाभिकीय बल है वो चारों बलों में सबसे ज़्यादा सशक्त होता है
जबकि गुरुत्व बल जो है, यहाँ पर लिखा हुआ है गुरुत्वीय बल, वो सबसे दुर्बल होता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि बहुत बार ऐसे आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि नहीं, गुरुत्वीय बल तो बहुत सशक्त होता होगा, सबसे दुर्बल तो हो नहीं सकता है, पर ऐसा नहीं है। समटाइम्स क्या होता है कि कन्फ्यूज़न में हम इस तरीके के क्वेश्चन को रॉन्ग कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद होना चाहिए। आगे देखिए, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है प्रकाश के द्वारा। आगे देखिए, परिदर्शी यानी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, परिदर्शी एक प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा प्रेक्षक छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। इसका उपयोग पनडुब्बी युद्धपोत में छिपे सैनिकों के द्वारा लक्ष्य को देखने और शत्रु की गतिविधियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। परिदर्शी प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे देखिए, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो प्रकाशीय फाइबर है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, प्रकीर्णन क्या होता है मैंने बताया है, अपवर्तन भी बताया, व्यतिकरण भी बताया, लेकिन मैंने पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं बताया है। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्रकाशीय फाइबर जो होता है, ठीक है, प्रकाशीय फाइबर वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय फाइबर 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला कोर, फिर है क्लैडिंग और फिर है कोटिंग। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में कि जो प्रकाश होता है यानी जो लाइट होता है, लाइट एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जाता है तो बेसिकली क्या करता है, एक आवश्यक कोण से अधिक कोण का निर्माण करता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, मान लीजिए कि एक सघन माध्यम है, ठीक है, ये मान लीजिए एक ग्लास का टुकड़ा है। अब इसको ग्लास का टुकड़ा से प्रकाश पार होकर कम घने माध्यम यहाँ गैस में आया, ठीक है, तो यहाँ पर आपतन कोण एक निश्चित कोण से ज्यादा, यानी कि जब ये बेसिकली मूव हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपतन कोण है वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, तो जो प्रकाश है वो पूरी तरीके से उसी माध्यम में क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। इस घटना को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए पानी, जैसे मैंने बताया कि ये कांच से हवा में जाता है तो वह बहुत तेजी कोण से गिरता है। जैसे ये देखिए, कोण बहुत ज्यादा है, ठीक है, अगर आप यहाँ का कोण देखेंगे तो इसको जो बोलते हैं कि तब वह बाहर जाने की बजाय पूरी तरीके से वापस मुड़ जाता है, तो इसे ही पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। याद रखिएगा, ये कांच से हवा में हो सकता है, पानी से हवा में हो सकता है। इसमें बेसिकली जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आपतन कोण, वो अधिक होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर ऑप्शन में देखें, जैसे कि मान लीजिए पूर्णांतरिक परावर्तन, यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रकाशीय फाइबर पूर्णांतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। इसके अतिरिक्त जो है, जल में तैरती मछली से ऊपर का जो दृश्य होता है वो भी क्या होता है, वो भी क्या होता है बताइए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर उसके बाद हीरे की जो चमक होती है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। फिर पानी में देखकर तैरती नाव की छवि देखना, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। और अगर आप एप्लीकेशंस की बात करें तो बेसिकली मेडिकल साइंस में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है और कम्युनिकेशन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। जैसे मान लीजिए ज्वेलरी निर्माण में, जैसे हीरे की चमक बढ़ाने में भी पूर्णांतरिक परावर्तन का यूज़ किया जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि पूर्णांतरिक परावर्तन कब होता है। जो लाइट होता है जब वो बेसिकली हाई डेंसिटी मीडियम से एक तरीके से विरल माध्यम में जाता है, लो डेंसिटी में, तो वहाँ पर क्या होता है, जो आपतन कोण होता है वो क्रिटिकल एंगल से बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर जो है वो पूर्णांतरिक परावर्तन का निर्माण होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा आज का क्लास। अगर आप लोगों को मेरा क्लास समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे भी जो है वो और ज़्यादा क्लासेस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।